नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल द कंपटीशन हब पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सबके सामने सीटेट 2021 के मैराथन टेस्ट लेकर आए हैं जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। जी हाँ दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्यावरण, मैथ, इंग्लिश और हिंदी इन सभी सब्जेक्टों को अलग अलग लाइव टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से अटैच हैं, तो काफ़ी हद तक आपको ये एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप डेली दोस्तों 7 PM पे लाइव रहिए ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उसके आंसर दे सकें और आप अपनी तैयारी को बरकरार बना सकें। दोस्तों, जहां तक बात यह है कि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो काफ़ी रोमांचक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है आपके जो मार्क्स मिलेंगे और जो आपकी सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट दोस्तों आपके लिए जो है लाइफ टाइम वैलिड है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पहले जो है सीटेट का एग्ज़ाम जो होता था उसकी जो मार्कशीट की जो वैलिडिटी होती थी वो दोस्तों 7 साल के लिए होती थी। बट अब एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है। जो आप लोगों को बता दें कि अब जो है ये आपको जो वैलिडिटी मिलेगी, इसकी जो वैधता मिलेगा वो दोस्तों लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी जो ये क्वालिफाई है वो उनके लिए काफ़ी अहम भूमिका रखता है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और ये एक टीचर बनने के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ लाइव बने रहें ताकि आपको जो भी एग्ज़ाम्स अगर सीटेट का दे रहे हैं तो आप में उसमें अच्छा नंबर गेन कर सकें और इस बार सीटेट क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आपके साथ क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ क्वेश्चन के साथ अटैच रहिए और अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करते रहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए स्टार्ट हो गया है। ये देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे को, यहाँ देखिए, आप अपने बच्चों को आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है लेव वाइगोत्स्की के जो समाज के सिद्धांत थे उनके बच्चों को आकलन के लिए आप कौन सी विधि का वरीयता देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, ए सहयोगी प्रोजेक्ट, बी मानकीकृत परीक्षण, सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न और डी जो है वस्तुपरक बहुविकल्पी के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्त वो है सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, आप उसकी वरीयता देंगे सहयोगी प्रोजेक्ट, यानी आप अपने बच्चों के साथ एक सहयोगी बन करके उसके साथ जो भी काम करेंगे उसकी शिक्षा में वरीयता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। देखिए, ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दें और डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का लागू करें। ठीक है, देखो दोस्तों अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आप लोग इसके जो है आंसर करते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि अपनी कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं को निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह सी है, बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दें। जब आप बच्चों से बातचीत करते रहेंगे और उनकी मनोभावनाओं को समझते रहेंगे तो काफ़ी हद तक उनके जो है उनके लिए ये जो है मानक सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन के उद्देश्य होता है, यहाँ देखिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो यानी फीडबैक मिले, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, डी विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है आकलन के उद्देश्य पर। आकलन का मतलब होता है जानना। ठीक है, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, उसके बारे में अच्छे से जानना यानी आकलन करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। जब आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं, उसके आकलन करते हैं तो उसका एक फीडबैक लेते हैं। ठीक है, तो इसी से विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है दोस्तों, एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है। ठीक है, एनसीएफ
एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है कि शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ए सत्तावादी, बी अधिनायकीय, सी अनुमति परक और डी सुविधादाता। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है डी सुविधादाता। ठीक है, सुविधादाता जो होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान समझाते सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिगम। ठीक है दोस्तों, अनुसंधान जैसे हैं, अनुसंधान का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। बी एक मात्र निर्धारक होती है, सी एक साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए और डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है वो ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बात की जा रही है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और फोर्थ देखिए बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बच्चे समस्या समाधान करता, ठीक है, करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और डी जो है देखिए चौथा है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसके आंसर अगर आप लोग आ रहे हैं तो आंसर जरूर देते रहिएगा। विद्यार्थियों में सत्य प्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ए पुराने प्रतियों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रतियों को अपने आप समझ जाना चाहिए, याद करने के लिए विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बात कीजिए विद्यार्थियों को संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, तो जो इसका राइट आंसर है वह है दोस्तों सी, विद्यार्थियों को बहुत से ज़्यादा उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग कराने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं वो किस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे, वो जरा देख लीजिए यहाँ पे। ये जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगम में अलग अलग होते हैं और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है। ठीक है, एक बच्चा है दोस्तों, वो खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है एक पक्षी, दोस्तों यहाँ देखिए वो कह रहा है इससे बच्चे के विचारों के बारे में क्या पता चलता है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ठीक है दोस्तों,
तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, केवल दूसरा, बच्चे में पक्षी के प्रति को विकसित हो चुका, जो बच्चा है उसके पक्षी के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो विकसित हो चुका है कि जो कौवा है वो उड़ रहा है और उड़ने की जो गति है वो बच्चे के बारे में काफ़ी अनुभवशील है, वो काफ़ी बच्चा जान रहा है उसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऑप्शन देख लीजिए। ए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे कदम एकदम ठीक कर दिया है, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के बारे में उन्हें जो भीतरी प्रेरणा है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, उसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है डी, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, उनमें चिंता और डर पैदा करके, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इसका बताना है आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों 16वें का जो आंसर है वो है सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए जिसे ही सीखना पसंद करें। बी, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छा बने। सी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। और यहाँ पे डी, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वो अच्छे अंक पा सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है वो है ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रभावशाली विद्यालय का। ठीक है, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा क्या है। ए, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, बी, शारीरिक दंड, सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और डी, प्रतियोगितात्मक कक्षा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है सी, व्यक्तिगत, यहाँ देखिए व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो होता है वो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। जो विकास का सिर है वो पदाभिमुख, ठीक है, दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। जो दिशा की सिद्धांत है वो व्याख्या कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। कैसे। ए, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एक ही तक कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर और ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह सिर से पैर की ओर जो है वो आगे बढ़ रहा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए दोस्तों, भाषा जो है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, सी, वयस्क का व्यवस्था का, डी, प्रारंभिक बचपन का समय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह डी है। प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है वो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करना भेजते हैं और वक्त सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात देख लीजिए, यहाँ पे जो लड़की है वो 6 साल की है और खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है। ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी जो हैं दोनों खिलाड़ी हैं और डेली जो है उससे क्या करते हैं, प्रशिक्षण करवाते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। देखिए यहाँ पे बोला भी गया सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं।
तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमता जो है निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया परिणाम होगी। यानी उसकी जो है खुद की वो प्रशिक्षण करती है और उसके पेरेंट्स भी हैं जो उसको प्रशिक्षण दिलाते हैं। इससे यह है कि उसकी जो कौशल है, उसकी जो खेल कूद में जो उसकी आ, पकड़ है वो काफ़ी मजबूत होगी, उसके प्रशिक्षण काफ़ी मजबूत होगा। तो बताया जा रहा है कि आगे जो है देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, ये आनुवंशिकता और पर्यावरण है, बी वृद्धि और विकास है, सी स्वस्थ और प्रशिक्षण, डी अनुशासन और पौष्टिकता। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर इसका है वो है ए आनुवंशिकता और पर्यावरण। देखिए आनुवंशिकता और पर्यावरण की बात की जाए तो उसके पेरेंट्स जो हैं दोनों क्या हैं, वो हैं दोनों ही खेलकूद में काफ़ी अच्छे हैं। और वो जो है इन्वायरमेंट जो मिल रहा है, जो उनके रहन सहन, जो उनका इन्वायरमेंट है, उनके पेरेंट्स का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी उसके हद तक है, क्योंकि दोनों जो हैं उसकी खेल कूद में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं प्रशिक्षण कराने में। तो एक उसको जो है आनुवंशिकता में भी उसका काफ़ी प्रभावशील है, और साथ ही साथ उसको ऐसा पर्यावरण, उसका ऐसा इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, ऐसा उसका जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उनकी फैमिली का वो मिल रहा है, ताकि वो जो है काफ़ी अच्छा अपने आप को प्रशिक्षण दे सके। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। अगला यहाँ देखिए ऑप्शन ए परिवार और पास पड़ोस, बी विद्यालय और पास पड़ोस, सी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, डी परिवार और रिश्तेदार। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी विद्यालय और पास पड़ोस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए ले वाइगोत्स्की के अनुसार, देखिए ये बहुत ही अच्छा राइटर है, बहुत ही बड़े राइटर हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मूल कारण हैं। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है ए संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, और डी उद्दीपक अनुक्रिया योजन। ठीक है, यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया जो युग्मन है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, तो जिसका राइट आंसर है उस जल्दी से आप जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण होता है वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, यहाँ पे देखिए दोस्तों बात की जा रही है कोहलबर्ग की। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों को विषय वस्तु के लिए किस सोपान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात की जा रही है ईमानदारी को लेकर के कोहलबर्ग का। तो जो इसका राष्ट्र देखिए आंसर देखिए, ए दंड आज्ञाकारी अनुकूलन, बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, और डी कानून व्यवस्था का अनुकूलन। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उसकी ईमानदारी को आकलन करने के लिए दिया गया है कि वो किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है दोस्तों इसका है वो है सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। जब उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनकी फैमिली का इन्वायरमेंट ही अच्छा होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो काफ़ी अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, अपने काम के प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। ये सारी बातें जो हैं वो कोहलबर्ग ने उसमें दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार जो अधिगम है सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ए शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, और डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। दोस्तों यहाँ पे पुनर्बलन की बात होती है कि पुनः दोबारा कार्य करना। ठीक है, ये पुनर्बलन का मतलब होता है एक बार किया उसके बाद दोबारा उसी क्रिया पे, उसी वर्क पे दोबारा कार्य करना, यानी शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ए शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो होता है वो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, प्रारूप दोस्तों स्कीमा, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है, और इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में,
सी समीकरण और संशोधन के रूप में, और डी समावेशन और समायोजन के रूप में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है डी समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी गतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसी वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, और डी आवृत्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए खोज को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यहाँ पे खोज को उत्साहन और प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। दोस्तों यहाँ पे हार्वर्ड की बात की जा रही है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। बी बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूप देकर तरह ग्रहण करे। डी देखिए यहाँ पे क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। ठीक है, क्षमता और भाग्य जो है दोस्तों एक अवधि यानी एक समय के भीतर नहीं बदलती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप की तरह ग्रहण करें। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को, यहाँ देखिए दोस्तों, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है कि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे ए जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अकेंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। देखिए आगे बी जीन पियाजे इस अकेंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सी जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुक्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसके खोजबीन की मानेगा। ठीक है, अगला देखिए डी जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है इसका बी। ठीक है, वो है बी जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिंग है, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिंग है 30 क्वेश्चन, जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण और डी सामाजिक संरचना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप याद रखिए यहाँ पे लिंग की बात की जा रही है, तो लिंग जो है वे एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, लिंग जो है ये एक सामाजिक संरचना है। तो दोस्तों ये थे सीटेट के लाइव 30 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इसी तरह से और भी क्लासेस के जो भी लाइव है आपको डेली 7 बजे मिलेंगे, तो आप डेली 7 बजे बने रहिए ताकि आपकी जो भी टाइम बचा है आपके पास बहुत ही कम समय है और आप अच्छा मार्क्स ला करके इस बार जो लाइफ टाइम के लिए सीटेट जो है वैलिड है आप उसको अपना परफॉर्मेंस दे सकिए, ताकि दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपको काफ़ी अच्छे से मिल सके और आप अपनी कंपटीशन को बेटर बना सके और अपना मार्क्स जो है वो अच्छा गेन कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट।